हेलो दोस्तों, इस वीडियो में यार आपका आरएनएन वाला पार्ट कवर करेंगे। आरएनएन का फुल फॉर्म है यार आपकी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। उसके साथ साथ एक टॉपिक है यार आपका एलएचटीएम का, जिसको बोलते हैं आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसके बाद देखेंगे आपके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरएनएन, एंड फाइनली आपके डिफरेंट यूज केसेस ऑफ डीप लर्निंग, या यूज केसेस बोल लो या फिर जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग। तो यार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये वीडियो है ना, ये आखिरी वीडियो है इस क्रैश कोर्स की। मैंने कोशिश करी है कि यार इन 12 वीडियो में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करने की, जिससे कि यार जो हमारे एकेटिव एग्जाम्स होने वाले हैं 8 तारीख को, उसमें हमें कुछ फायदा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यार एमसीक्यू पेपर के लिए कुछ कंसेप्ट बताना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ नहीं पता ना और आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं डायरेक्ट एमसीक्यू की पीडीएफ कोई पढ़ लूँ और मेरा काम हो जाएगा, तो यार ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि आपको भी नहीं पता और ना ही हमें पता, ना ही यहाँ तक कि आपके टीचर्स को पता है कि जो एमसीक्यू का पेपर आने वाला है वो कहाँ से आने वाला है। तो जब हमको यही नहीं पता कि कौन से सोर्स से क्वेश्चन आएंगे, तो आप किसी एक पर्टिकुलर पीडीएफ को पढ़कर आपका काम नहीं चल सकता। तो यार इसलिए हमने कोशिश ये करी है कि हम एक कंसेप्ट का ओवरव्यू ले लें, उसके बाद जो भी हमारा पीडीएफ वगैरह है हम उसको पढ़ के आ जाएंगे, जो होगा यार उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी वीडियो है, तो यार 8 तारीख को पेपर देने के बाद आपने पूरा कोर्स पढ़ा है, 12 की 12 वीडियो आपने देखी है, तो यार आपको पेपर में लगता है कि यार जो हमने वीडियो में पढ़ा हमें वो फायदा हुआ वहां से, तो यार एक कमेंट जरूर कर देना किसी वीडियो पर और बता देना कि यार कि हाँ, जो हमने क्रैश कोर्स में कंसेप्ट पढ़े हैं उन समय बहुत ज्यादा, या जो भी जितना भी 10% 20% जो भी फायदा हुआ पेपर में, हमें ये फायदा वहां पर हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के बाद यार इस वीडियो का आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सारी पीपीटीज एंड एमसीक्यू वगैरह वहाँ पे शेयर कर दी है, तो यार उनको आप वहाँ से एक बार देख सकते हो। तो अगर मैं सबसे पहले यार रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की बात करूं, तो आरएनएन आर अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क वेयर द आउटपुट फ्रॉम प्रीवियस स्टेप आर फेड एज इनपुट टू द करंट स्टेप। मतलब किसी प्रीवियस लेयर का जो आउटपुट होगा वो एज ए इनपुट काम करेगा करंट लेयर पर। मतलब इन ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट इन केसेस like when it is required to predict the next word of a sentence, the previous words are required and hence there is a need to remember the previous word। भाई का बताओ, अगर लेट सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में आप अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा वो चीज कि उसमें आगे आगे क्या लिखा है। बट लेट सपोज उस चैप्टर के 10 पेज हैं और आपने डायरेक्ट पेज नंबर 6 खोला, तो आपको कैसे समझ आएगा कि उस चैप्टर में चल क्या रहा है? आप नहीं समझ सकते। तो क्योंकि हमें जो प्रीवियस वाला डेटा है हमें उसकी जरूरत पड़ रही है अपने फ्यूचर वाले को समझने के लिए। तो यार ऐसी कई बार क्या होता है, जैसे लेट सपोज हम कुछ बोलते हैं, तो जो चीज हमने पहला सेंटेंस बोला उसके बिहाफ पर आपका अगला सेंटेंस डिपेंड करता है, अगला वर्ड डिपेंड करता है। तो यार वहां पर हम जनरली आपका आरएनएन यूज करते हैं। यार जैसे हमने देखा था आपका सीएनएन हम जनरली इमेज को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं कि भाई इमेज में क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही हम आरएनएन जनरली आपका स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं। Thus RNN came into existence which solved this issue with the help of hidden layer। hidden layer की हेल्प से यार ये इशू आपका सोल्व कर देगा। क्या इशू है भाई? अब तक जो हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क देखा उसमें क्या था कि जो आपका क्लासिफिकेशन हो रहा था भाई, अगर आपने कुछ इनपुट दिया और उस मॉडल ने आपके इनपुट को 2 क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया, तो जो वे 2 क्लासेस थी वे अपने आप में इंडिपेंडेंट थी, उनका आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। तो यार अगर मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए जहां पर आपकी डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, तो यार वहां पर मैं लगाता हूं आपका आरएनएन। ठीक है, तो द मेन एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आरएनएन इज हिडन स्टेट विच रिमेंबर सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीक्वेंस। मतलब जहां भी कुछ सीक्वेंस डेटा या फिर जहां भी हमें कुछ याद करने की कोशिश रखनी पड़ेगी, वहां पर मैं आपका आरएनएन यूज करूंगा, और आरएनएन में भी आपकी हिडन लेयर होगी, हिडन लेयर चीजों को याद रखने की कोशिश करेगी। आरएनएन हैव अ मेमोरी विच रिमेंबर्स ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट what has been calculated। ठीक है, it uses the same parameters for each input as it performs the same task on all the inputs or hidden layers to produce the output। मतलब सारे के सारे सेम पैरामीटर हैं इसमें, हिडन लेयर, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर। बस अंतर ये है कि जो इसमें हिडन लेयर है वो मेमोरी रखती है, मतलब वो चीजों को याद रखने की कोशिश करती है। दिस रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैरामीटर्स अनलाइक अदर न्यूरल नेटवर्क। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आप चीजों को याद रखने की कोशिश करोगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी जाहिर सी बात है रिड्यूस होगी। भाई अभी क्या हो रहा था, आपने कॉम्प्लेक्सिटी कोई चीज याद रखने की कोशिश तो नहीं करी और आप हर चीज को बिल्कुल फीड फॉरवर्ड प्रोसेसिंग करते चले गए और बाद जाकर अपनी चीजों को क्लासीफाई कर दिया। बट जब हम पहले ही क्लासिफिकेशन को इजी कर लेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ मेमोरी, तो यार आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर रिड्यूस हो जाएगी। तो यार ये आपका सिंपल फीड फॉरवर्ड का आर्किटेक्चर है कि आपने इनपुट दिया, इनपुट आपका हिडन लेयर के पास गया और हिडन लेयर की हेल्प से जब वो आउटपुट लेयर के पास गया तो आपको फाइनली वहां पर जाकर आपको आउटपुट मिल गया। अब बात आती है कि आरएनएन काम करता कैसे है। सपोज देयर इज डीपर नेटवर्क विद 1 इनपुट लेयर, 3 हिडन लेयर्स एंड 1 आउटपुट लेयर। ठीक है,
देखो सपोज करो आपका ये कोई नेटवर्क है जहां पर एक हिडन लेयर है, ये तीन आपकी हिडन, ये आपकी इनपुट लेयर है, ये तीन आपकी हिडन लेयर है और ये आपकी आउटपुट लेयर है। अब देखो इस हिडन लेयर के पास W1 B1, मतलब W1 बता रहा है इसका वेट और B1 इसका 22, यहाँ पे W2 B2, यहाँ पे W3 B3, मतलब जो यहाँ पे तीन हिडन लेयर्स हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है क्योंकि इन सबकी वैल्यूज अलग अलग है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। तो अब होता क्या है, RNN काम करता कैसे है, RNN converts the independent activation into dependent activation by providing the same weights and bias to all the layers, thus reduces the complexity of increasing parameters and memorizing each previous output by giving the each output as input to next hidden layer। भाई RNN करता क्या है, जो हमने आपकी अलग अलग हिडन लेयर में आपके अलग अलग वेट और बाइस की वैल्यू दी है वो उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। मतलब वो करता क्या है, हर हिडन लेयर को सेम वैल्यू देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन अभी हम हर हिडन लेयर पर अलग अलग लगा रहे थे वो हम सेम लगाकर भी काम कर लेंगे और वो आसानी से फिर आपकी चीजों को याद रखने की कोशिश वहां से कर सकता है। Hence these three layers can be joined together such that the weight and bias of all the hidden layers is the same into a single recurrent layer। बिल्कुल सही बात है, जब इन तीनों का मैं वेट और बाइस सेम कर दूंगा तो यार मैं इन तीनों को आपको मर्ज कर दूंगा, तो मर्ज करके क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब आपका कुछ ये एक रिकरेंट लेयर बन जाएगी जो कि ये इनपुट लेगी, ये दोबारा इसी को बार बार कॉल बैक करेगी, बार बार रिकर्सिव कॉल करेगी यहाँ पर और बाद में आके फाइनली ये आपका आउटपुट यहाँ से आ जाएगा। तो यार इसकी हेल्प से रिकरेंट लेयर की इंट्रोड्यूस करने से आपके न्यूरल नेटवर्क की प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी हो गई और कॉम्प्लेक्सिटी भी उससे आपकी रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब देखो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो यार हम आपके RNN में यूज करते हैं। जैसे पहला है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द करंट स्टेट, अगर मुझे करंट स्टेट फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला है HT इक्वल टू F ऑफ HT माइनस 1 कोमा XT। HT माइनस 1 क्या है यार आपकी प्रीवियस स्टेट और XT है आपकी इनपुट स्टेट। ठीक है, फॉर्मूला फॉर अप्लाइंग एक्टिवेशन फंक्शन, जब मैं आपका रिकरेंट लेयर पर जो कि हिडन लेयर मैंने मर्ज करी है, जब मैं उस पर आपका एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करूंगा तो क्या फॉर्मूला होगा, tan h ऑफ WHH HT माइनस 1 प्लस WXH XT। यहाँ पर लिखा है WHH है आपका वेट एट रिकरेंट न्यूरॉन, कितना वेट है, और WXH है वेट एट इनपुट न्यूरॉन, मतलब आपके इनपुट न्यूरॉन पर कितना वेट है। ठीक है, और अगर मुझे आउटपुट कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है यार आपका WHY HT। WHY क्या है आपका वेट ऑफ आउटपुट लेयर एंड HT है यार आपका HT आपने यहाँ कैलकुलेट किया था जो है आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारा आउटपुट आया था, और YT है यार सिंपल यहाँ पे आपका आउटपुट। ठीक है, तब ये तीन फॉर्मूले इनको आप एक बार देख सकते हो क्योंकि हो सकता है एक चीज आपसे MCQ में वो कई बार पूछ ले। अगर मैं बात करूं कि आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग करता कैसे है, मतलब कैसे हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप हैं। अ सिंगल टाइम स्टेप ऑफ द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू अ नेटवर्क, हमें सबसे पहले इनपुट प्रोवाइड करा नेटवर्क को, देन कैलकुलेट इट्स करंट स्टेट यूजिंग सेट ऑफ करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट, उसकी प्रीवियस स्टेट और करंट इनपुट के बेस पर मैं उसकी यार करंट स्टेट को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। द करंट HT बिकम्स HT माइनस 1 फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टेप, जब मैं अगले स्टेप पर जाऊंगा तो जो मैंने अभी करंट स्टेट निकाला वो मेरी वहां पर प्रीवियस स्टेट बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है, वन कैन गो एज मेनी टाइम्स स्टेप्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंड जॉइन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द प्रीवियस स्टेट। हम जो आपका रिकरेंट लेयर वाला काम था, मतलब बार-बार जो आपकी रिकर्सिव कॉल होती है, मैं उसको कितनी बार कर सकता हूँ, और जितनी ज्यादा बार मैं उसको करूंगा उतने अच्छा आपके न्यूरल नेटवर्क की प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। Once all the time steps are completed, the final current state is used to calculate the output। जब आपका कंप्लीट रिकरेंट लेयर का प्रोसेसिंग हो जाएगी उसके बाद आप अपना जो आउटपुट है वो आपका आउटपुट लेयर को दोगे और आउटपुट लेयर प्रोसेसिंग करके आपको फाइनल आउटपुट दे देगा। द आउटपुट इज देन कंपेयर टू द एक्चुअल आउटपुट, दैट इज द टारगेट आउटपुट एंड द एरर इज जनरेटेड। सेम वही आपका जब आउटपुट लेयर आउटपुट देगी तो मैं यार उसको वहाँ पे कैलकुलेट करूंगा एरर, अगर एरर आएगा तो यार मैं दोबारा से वहाँ पर आपका बैक प्रोपगेशन अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में। Although the basic recurrent neural network is fairly effective, it can suffer from a significant problem. For deep networks, the back propagation process can lead to following issues। जब हम बैक प्रोपगेशन करते हैं एरर आने के बाद तो यार उसकी वजह से आपकी दो प्रॉब्लम आती है, एक आती है आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट्स और एक आती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। मतलब वैनिशिंग ग्रेडियंट्स क्या है, दिस अकर्स व्हेन द ग्रेडियंट्स बिकम्स वेरी स्मॉल एंड टेंड जीरो। जब आपका ग्रेडियंट बहुत छोटा हो जाता है और वो आपका जीरो की तरफ जाता है, जब उसे बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट, मतलब आपका ग्रेडियंट खत्म होता जा रहा है। और एक है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, मतलब जो आपका ग्रेडियंट बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दिस अकर्स व्हेन द ग्रेडियंट बिकम्स टू लार्ज ड्यू टू बैक प्रोपगेशन। ठीक है, आपको पता है जब हम आपका बैक प्रोपगेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमने कंसेप्ट पता ग्रेडियंट डिसेंट का, तो वही है कि जब हम आपकी वेट और बाइस की वैल्यू कितनी चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके आउटपुट में फर्क पड़ रहा है। तो यार कई बार क्या होता है कि जो हमने आपका ग्रेडियंट चेंज करा वो कई बार बहुत ज्यादा हो गया और कई बार बहुत कम हो गया। अगर बहुत कम हो तो उसको बोलते हैं हमका वैनिशिंग ग्रेडियंट, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं हमका एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के आपके पास दो मेथड है, एक है आपका LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है आपका GRU
गेटेड रिकरेंट यूनिट नेटवर्क्स। ठीक है, हमारे सिलेबस में यार LSTM है। अब देखते हैं कि LSTM का काम करता कैसे है। LSTM की बात करूँ तो यार, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स इन डीप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क मैनी वेरिएशंस वर डेवलप्ड। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ देम इज LSTM। ठीक है, in concept an LSTM recurrent unit tries to remember all the past knowledge that the network is seen so far and to forget irrelevant data। मतलब होता क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की दिक्कत क्या है कि जब वो बहुत ज्यादा डेटा को याद करने की कोशिश करता है तो वहां पे वो जाके फेल हो जाता है। मतलब उसकी वजह से एरर बहुत ज्यादा जाती है जी। एरर ज्यादा आने की वजह से आपका वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी करता क्या है, जो आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर मुझे कभी याद रखना है तो यार वहां पर मैं आपका जनरली LSTM यूज करता हूँ। दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन लेयर्स कॉल्ड गेट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। यहाँ पर हम डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन लेयर्स इंक्लूड करते हैं जिसको हम आपकी गेट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट इसमें 4 हैं आपके। एक है फोर गेट, इनपुट गेट, इनपुट मॉड्यूलेशन गेट और एक है आउटपुट गेट। ठीक है, अभी देखेंगे इन चारों गेट का मतलब क्या है। उससे पहले देखते हैं, ईच LSTM रिकरेंट यूनिट आल्सो मेंटेन्स अ वेक्टर कॉल्ड द इंटरनल सेल स्टेट व्हिच कंसेप्चुअली डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन दैट वाज चोजन टू बी रिटेन्ड बाय द प्रीवियसली LSTM रिकरेंट यूनिट। मतलब इसमें एक इंटरनल सेल स्टेट जैसा कुछ कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से जो आपका प्रीवियस LSTM लेयर पर जो आउट प्रोसेसिंग हुई है वो उसको याद रखने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ सेल स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं फॉरगेट स्टेट की बात करूं तो इट डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंट टू फॉरगेट द प्रीवियस डेटा। मतलब कितने एक्सटेंट तक, मतलब कितनी लिमिट तक मैं अपने प्रीवियस डेटा को फॉरगेट कर सकता हूं। इनपुट गेट, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिटर्न ऑन टू द इंटरनेट सेल स्टेट। मतलब कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे याद रखनी पड़ेगी या फिर कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं लिखूंगा आपकी इंटरनल सेल स्टेट पर। और इनपुट मॉड्यूलेशन गेट, it is often considered as sub part of input gate and many literatures on LSTM do not even mention it and assume it inside the input gate. It is used to modulate the information that the input gate will write onto the internal cell state by adding nonlinearity to the information and making the information zero mean। यार जो चीज मतलब इनपुट गेट से हुआ क्या, मैंने ये देखा कि मैं कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को होल्ड रख सकता हूँ आपकी इंटरनल सेल स्टेट पर। अब मैं करता क्या हूँ, मैं जो इंफॉर्मेशन होल्ड करता हूँ उस पर मैं आपकी नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। उस नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है आपका इनपुट मॉड्यूलेशन गेट। ठीक है, देन आपका आउटपुट गेट, इट डिटरमाइंस व्हाट आउटपुट टू जनरेट फ्रॉम द इंटरनल सेल स्टेट। मतलब क्या आउटपुट जनरेट होगा आपका इंटरनल सेल स्टेट से। ठीक है, तो ये 4 गेट याद रखना क्योंकि हो सकता है ये चीज आपके एमसीक्यू पूछ ले कि इनमें से कौन सा गेट आपका LSTM में यूज नहीं होता। ठीक है, तो यार इन चारों गेट को देख लेना और इन चारों गेट का काम क्या है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करता हूँ कि यार यहाँ पर काम करता कैसे है। द बेसिक वर्क फ्लो ऑफ अ LSTM नेटवर्क इज सिमिलर टू वर्क फ्लो ऑफ अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विद ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द इंटरनल सेल स्टेट इज आल्सो पास फॉरवर्ड along with the hidden state। मतलब बस इसमें छोटा सा अंतर क्या है कि जो आपका इंटरनल सेल स्टेट है वो भी आपकी आगे पास होती है along with the hidden state। जैसे आपकी हिडन स्टेट अपना आउटपुट आगे प्रोसेसिंग में देती है, ऐसी आपकी इंटरनल सेल स्टेट भी प्रोसेसिंग में देती है अपना आउटपुट। ठीक है, तो देखो जैसे आप सिंगल रिकरेंट यूनिट है कंटेनिंग डिफरेंट गेट्स। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ यहाँ पे इंटरनल सेल स्टेट प्रोसेसिंग करी जो आपने मल्टीपल हिडन लेयर्स पे पास करके आपको फाइनली वहां जाकर आउटपुट आया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका पूरा LSTM का। अगर मैं बात करूं कुछ एडवांटेजेस ऑफ RNN, तो एडवांटेज क्या है यार, एज RNN रिमेंबर्स ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन थ्रू टाइम, इट इज यूजफुल इन टाइम सीरीज प्रेडिक्शन ओनली बिकॉज ऑफ द फीचर टू रिमेंबर प्रीवियस इनपुट्स एज वेल। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको पता है RNN करता क्या है, रिमेंबर करता है ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को टाइम के साथ। मतलब समय के साथ जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं नेटवर्क में उन सब चीजों को याद रखने की कोशिश करता है आपका RNN। तो आपका ये यूजफुल है जहां भी हमें टाइम सीरीज प्रेडिक्शन करनी होगी बिकॉज ऑफ फीचर टू रिमेंबर प्रीवियस इनपुट्स एज वेल, जिसको हम बोलते हैं आपका LSTM। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर इवन यूज्ड विद कन्वोल्यूशन लेयर्स टू एक्सटेंड द इफेक्टिव पिक्सल नेबरहुड। हम कई बार RNN को आपका CNN कन्वोल्यूशन लेयर्स के साथ भी यूज कर लेते हैं टू इफेक्टिव द पिक्सल नेबरहुड। मतलब पिक्सल की क्लैरिटी को या पिक्सल की प्रोसेसिंग का आउटपुट को और एक्यूरेट बनाने के लिए हम यहाँ पे RNN का यूज कर लेते हैं। अगर कोई डिसएडवांटेज की बात करो तो यार सबसे पहले आपको पता ही है ग्रेडियंट वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम्स हैं ये। दूसरा है ट्रेनिंग एज RNN इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बिल्कुल सही बात है, RNN सही में आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए इसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है। इट कैन नॉट प्रोसेस वेरी लॉन्ग सीक्वेंस इफ यूजिंग 10H और ReLU एज एन एक्टिवेशन फंक्शन। अगर हम आपका 10H और ReLU एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं तो ये बहुत लंबे सीक्वेंस को याद नहीं रख सकता। ठीक है, अब अगर मैं आपके यहाँ कुछ एप्लीकेशंस की बात करूँ, यार देखो अगर मैं आपकी यूनिट 5 की बात करूँ तो यूनिट 5 है आपकी यूज केसेस की के। तो
यूज केसेस को आप सिंपल एप्लीकेशन बोल सकते हो, आपकी जो डिफरेंट एप्लीकेशन होती है उसी को हम आपका यूज केस भी बोलते हैं। तो यार पहली एप्लीकेशन है आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इनको आप पढ़ लेना यार। अभी मैं इस लेक्चर के बाद इसके प्रेडिक्शन में मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने यार सारे की सारी पीपीटी शेयर करी हुई है, तो वहां से आप इन सबको पढ़ लेना कि इनके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में लिखा क्या है। तो एक एप्लीकेशन आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एक है यार आपकी वॉइस सर्च एंड वॉइस एक्टिविटी असिस्टेंट, एक आपकी डीप लर्निंग इन हेल्थ केयर। मैंने आपको बताया भी था जब हमने लास्ट लेक्चर में आपका कंसेप्ट पढ़ा था पीसीए और एलडी का, जब बताया था कि कैसे आपका डीप लर्निंग का कंसेप्ट आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करता है। ऑटोमेटेड मशीन ट्रांसलेशन, एक एप्लीकेशन है यार आपकी ऑटोमेटिक टेक्स्ट जनरेशन, मतलब टेक्स्ट को हम कैसे जनरेट करते हैं ऑटोमेटिक, यहीं पे यार हम जनरली आपका आरएनएन यूज करते हैं। और एक आपका इमेज रिकॉग्निशन जहाँ पर हम आपका सीएनएन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये आपकी कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसके साथ साथ यार मैंने आपको कुछ रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हो और ज़्यादा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने भी इन्हीं रेफरेंस से पढ़ा है और मैंने भी यार इन्हीं सब की हेल्प से ये पीपीटी भी डिजाइन करी थी। तो दोस्तों यार वो काफ़ी है मेरे हिसाब से क्रैश कोर्स के लिए और आपके गेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यार देखो मैंने कोशिश करी है कि 12 लेक्चर्स में आपके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करने की। अब देखो अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं 12 लेक्चर में आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से और बहुत कंप्लीट मैथमेटिक्स के हिसाब से बताऊं, तो यार वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सही बताऊं तो यार जितने भी ये कंसेप्ट है ना, ये तो हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है। अगर आप इनको डिटेल में देखोगे तो सही में ये कंसेप्ट इतने ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा लेंथी कंसेप्ट हैं कि बंदे यार एक एक दो साल लगाए थे इन सारे कंसेप्ट को पढ़ने में। हम तो यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है अपने गेटिव एग्जाम्स के लिए, जिससे कि यार हमें ये फायदा दें और हमारा यहाँ पे यार आसानी से इनकी हेल्प से हमारा वहाँ पे आराम से काम हो सके। ठीक है, तो यार आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों शेयर कर देना। यार चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है मैंने क्रैश कोर्स के नाम से, उस सीरीज को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि यार जो भी दोस्त आपके एग्जाम देने जा रहे हैं 8 तारीख को, वे एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। क्योंकि अगर ओवरव्यू ले लोगे तो यार मैं इतना गांडी देता हूँ कि यार आपको पेपर में 30 से 40 नंबर का तो पक्का फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने पूरी की पूरी सीरीज देख ली है, पूरा पूरा क्रैश कोर्स देख लिया है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू यार।